नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम चौहान, चेतनकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लोगों के साथ में नाटक पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम हिंदी नाटक का विकास इस विषय पर करेंगे कि हिंदी नाटक का विकास कब से कब माना जाता है और हिंदी नाटक के विकास में कौन कौन से हिंदी साहित्य का इतिहास कौन कौन से काल आते हैं। अगर हिंदी नाटक के विकास की बात करें, इतिहास की, तो साहित्य का हिंदी का जो नाटक है उसका इतिहास लगभग काल से पहले ही आरंभ हो गया है। किंतु 18वीं शताब्दी तक यहाँ काव्य रचना की ही प्रधानता है। ब्रज भाषा में लिखित थोड़े बहुत सारे नाटक बने हैं, किंतु इमेज की दृष्टि से इन्हें नाम मात्र का ही नाटक कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि हिंदी में विधिवत नाट्य लेखन 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। हिंदी नाटक के विकास को हम निम्नलिखित रूप से काल के अनुसार रख सकते हैं कि भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक। हिंदी नाटक की सशक्त परंपरा भारतेंदु युग से शुरू हुई। इस काल के सभी प्रतिभा संपन्न रचनाकारों ने अपनी विभिन्न विधाओं योगदान दिया। किंतु केंद्रीय विधा नाटक की थी। संस्कृत, अरबी, बंगला, मराठी, अंग्रेजी नाटकों में से पाश्चात्य ग्रहण करते हुए नाटक का नया ढांचा प्रस्तुत किया। मौलिक नाट्य लेखन के साथ साथ संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला में भी प्रचुर मात्रा में नाटक लिखे गए। भारतेंदु न केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक रहे हैं, अभी तो हिंदी नाट्य परंपरा में भी जागरण सुधार युग की संपूर्ण चेतना को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने विश्व में भारतेंदु traditional हिंदी नाटक के जनक बताए जाते हैं। उन्होंने नाट्य परंपरा में जागरण सुधार युग की संपूर्ण चेतना को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। भारतेंदु काल के अन्य मुख्य जो लेखक रहे हैं, कविगण रहे हैं भारतेंदु के, बालकृष्ण शर्मा, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का कि आपको ये याद करने पड़ेंगे कि भारतेंदु काल में कौन कौन से लेखक थे। पहले लेखकों के विषय पता होगा तभी हम ये जान पाएंगे कि नाटक के विषय में। तो भारतेंदु काल में बालकृष्ण शर्मा, हरि नारायण चौधरी के कहानी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि जो नाटककार थे प्रसिद्ध। भारतेंदु के पहले महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और गोपाल, गोपाल के पिता का नाम नहुष है।
करते हैं, उनकी दोनों की भाषा में नहीं होती। और नाट्य कला की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। आप देखोगे कि नव जागरण जो चेतना थी उनके अंदर, उसको जगाया, दृष्टि की आधुनिकता से नाट्य कला को चित्रित तथा कलात्मक प्रदान की। उन्होंने मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। क्या आपको जानते हैं कि मौलिक और अनूदित नाटक में क्या अंतर होता है? मौलिक नाटक किसे कहते हैं और अनूदित नाटक किसे कहते हैं? मौलिक नाटक होते हैं वो स्वयं लिखे जाते हैं नए सिरे से। और अनूदित नाटक वो होते हैं जो लिखे हुए पहले के जो नाटक हैं, उनको अनुवाद जैसे मान लो किसी संस्कृत में लिखा, उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया तो वो अनूदित नाटक है। वो किसी और संस्कृत में था, उसका हिंदी में अनुवाद किसी और लेखक ने किया, तो जिसने हिंदी में अनुवाद किया है तो वो अनूदित नाटक हो गया। या बांग्ला अंग्रेजी में कोई नाटक है, तो हिंदी में अनुवाद किया है तो वो अनूदित नाटक हो गया। तो ऐसे हरीश ने जो नाटक किए, मौलिक लिखे और अनूदित भी लिखे। तो वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, विष्णु विष्णु चंद्रावली, भारत दुर्दृष्ट, नीलगिरी, सती प्रताप, अंधेर नगरी तथा संस्कृत से अनुवादों में रत्नावली, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, बंगला अनुवादों में भारत जगनी, विद्या सुंदर, सत्य हरीश लिखी। अंग्रेजी से अनुवादों में मर्चेंट ऑफ वेनिस का, सिर्फ मर्चेंट ऑफ वेनिस का इंग्लिश का नाम, तो उसको जब इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया तो उसका नाम हो गया दुर्लभ बंधु। इस नाम से उन्होंने उसका अनुवाद किया, विशेष रूप से ही बहुत उल्लेखनीय है। नाटक के माध्यम से भाग्य ने अपने समय की संस्कृति जन सामान्यों के सामने रखा। समाज में व्याप्त बुराइयां जो थी उस समय, उन पर तीखा प्रहार किया। अधिकारी वर्ग के भ्रष्टाचार और शासकीय अत्याचार भी उन्होंने व्यंग्य किया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में नाटक और रंगमंच की भूमिका का बड़ा ही सार्थक उपयोग किया। वे रंगमंच की प्रभाव शक्ति को पहचानते थे। वे नाटक के माध्यम से उन्होंने अपने समय और समाज की अनेक समस्याओं को जांचा परखा तथा जन सामान्य को राष्ट्रीय चेतना की ओर उन्मुख किया। भारतेंदु के नाटकों की प्रमुख विशेषता है प्राचीन और नवीन का संबंध, यानी प्राचीन और नवीनता का उन्होंने दोनों का ही सहयोग को अपने नाटक में स्थान दिया। उनके नाटक संस्कृत नाट्य शब्द से
पश्चिमी नाट्य शैली को भी उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। आवश्यकता अनुसार दोनों का ही प्रयोग किया इन्होंने। सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और श्रृंगार नाटकों की रचना की है। वस्तु विन्यास में वे अर्थ, प्रकृति, कार्य व्यवस्थाओं और संज्ञा के बदल नहीं चाहिए। पात्रों की दृष्टि से उन्होंने भारतीय आदर्शवाद और पश्चिमी यथार्थ को दोनों का आश्रय लिया है। आप उतार चढ़ाव नहीं, फिर भी किसी वर्ग में, किसी वर्ग विशेष प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र अपने आप में बड़े यथार्थ और जीवंत हैं। जैसे उनके ब्राह्मण पात्र समाज को रूढ़ियों में जकड़ते हैं और अब अपने पेट का पालन ही सर्वोपरि समझते हैं। ऐसे पात्रों के द्वारा उन्होंने लेखक को यज्ञ भी कसा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो सिर्फ जो उस समय जैसा था वातावरण, उन्होंने वैसा ही अपने नाटक में उसको स्थान दिया। तब उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि जो राजा थे वो सिर्फ अपने विषय में ही सोच गए, जनता के विषय में सोचने का उनके बस वही नहीं है। अंग्रेजों ने स्थापन के बाद और 1947 तक हमारे देश में लगातार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चलता है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ है, तब उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व हमारे देश में स्थापित कर लिया है और वो केवल शासन ही करना नहीं चाह रहे थे हमारे देश, बल्कि व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे। उन्होंने वो क्या करते थे, अब ये बात क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है, उन्होंने अंग्रेजों के लिए बहुत कुछ लिखा है, इसीलिए बता रही हूँ कि वो क्या करते थे कि हमारे देश से कपास इंग्लैंड भेजते थे और वहां से कपड़ा बनकर आता था और उस पर लिखा होता था मेड इन इंग्लैंड। शासन के द्वारा लगातार टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। उनकी रणनीति नीतियों से जनता लगातार पिछड़ी जा रही है और ऐसी परिस्थिति में हमारे साहित्य में हाकिम हरिश्चंद्र एक जगमगाता हुआ सितारा आया, जिसने अपनी लेखनी से अंग्रेजों पर तीखा प्रहार किया है। उनका नाटक जो ये है अंधेर नगरी और चौपट राजा, इसमें इन्होंने अंग्रेजों पर तीखा विरोध जताया है। उनका महत्व इस बात से भी है कि उन्होंने विभिन्न वर्गों, व्यवसायों और जातियों के लोगों, उनकी प्रधान विशेषताओं के साथ में
पहली बार मंच पर एक साथ प्रस्तुत हुआ। भारतेंदु का महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने विभिन्न वर्गों व्यवसाय के लोगों को उसमें स्थान दिया। उनके संवाद गद्य और पद्य दोनों में है। भारतेंदु के लेखन ने उनके समसामयिक रचनाकारों को प्रभावित किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, शीतला प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुसरण किया और नाटक लेखन तथा प्रस्तुति का ये रुचि थी। भारतेंदु एक तरफ प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमचंद के अभिनय की व्यवस्था तो करते ही, तथा साथ में ही नाट्य लेखन तथा प्रस्तुतिकरण की धूम भी मची रही। भारतीय ने नाटक लेखन के अलावा नाट्य सिद्धांतों पर भी विचार किया तथा नाट्य मंडली की स्थापना भी की। भारतेंदु नारायण मिश्र और प्रेमचंद भी अभिनय की व्यवस्था तो करते ही, वे स्वयं अभिनय भी करते थे। इस तरह वे तत्कालीन पास फारसी रंगमंच की नीतियों के विरुद्ध में जन रुचि का परिष्कार करने में भरसक संलग्न थे। ने नाटक के क्षेत्र में जो पथ प्रदर्शन किया उसका सिलसिला जारी। नाट्य विधाएं दिशाएं वे ही रही जिनकी शुरुआत भारतेंदु ने की और इस युग में सामाजिक ऐतिहासिक पौराणिक राष्ट्रीय नाटक भी लिखे गए। इस युग के नाटकों का कुछ रीति परक रीति परक रहा है। आगे हम इसी प्रमुख नाटककारों और उनके नाटकों के बारे में जानेंगे। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने पौराणिक ऐतिहासिक सामाजिक तथा नाटक तथा प्रहसन में तथा बंगला के नाटकों का अनुवाद किया। इसके इनके प्रमुख नाटक है दमयंती स्वयंवर, श्रेणी संहार, गीतार्जुन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष। अपने नाटकों में भट्ट जी ने प्रधान जन्म संस्कृत नाटकों को अपनाया। उसके उनके प्रश्न तीखे थे और सामाजिक बुराइयों तथा पाखंड पर व्यंग किए। राधा कृष्णदास ने महाराणा प्रताप सिंह, महारानी पद्मावती तथा दुखिनी वाला रूपक नामक नाटकों की रचना की। इनमें पहले दो ऐतिहासिक है, तीसरा नाटक दुखांत है। उसमें सामाजिक व्यंग को उभारा गया है। पंडित प्रतापगढ़ लेखन में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते। प्रताप नारायण मिश्र भी लेखन में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे।
और अपनी विनोद प्रियता तथा व्यंग्य वक्तृता के लिए प्रसिद्ध थे। अमीर हट, गौ संकट नाटक, कली कौतुकड़ी, जुआरी खुआरी प्रहसन आदि उनके प्रमुख नाटक। लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी नामक उखान नाटक की रचना की। ये उस समय काफी लोकप्रिय हुआ और कई बार मंच पर प्रस्तुत किया गया। इसके उर्दू और गुजराती अनुवाद भी हुए। उन्होंने संयोगिता स्वयंवर तथा प्रहलाद चरित्र नामक पौराणिक नाटक भी लिखे। काशीराम खत्री ने एक अंक के लघु रूपकों की रचना की। इनमें ग्राम पाठशाला, निकृष्ट नौकरी, सिंधु देश की राजकुमारियां, गुन्नों की रानी प्रमुख हैं। खत्री जी स्वभाव से सुधारवादी थे, इसीलिए उनकी रचनाओं में सुधार की प्रेरणा ही प्रमुख। इनका बाल विधवा संताप नाटक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से लिखा गया है। राधाचरण गोस्वामी ने अमर सिंह राठौर, श्री दामा, तनवन धन गोसाई के अर्पण और बूढ़े मुंह मुहासे नाटकों की रचना की। देवकीनंदन खत्री ने सीता हरण, रुक्मिणी हरण, कंसबध, बाल विवाह, स्त्री चरित्र सैकड़ों नाटक लिखे। यहाँ हमने उसी के कुछ प्रमुख नाटककारों के कुछ तत्वों का उल्लेख किया है। इनके अलावा भी नाटक लिखे गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युग के सभी लेखकों ने नाटक विषय तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से इन नाटकों का उद्देश्य समाज का सुधार और परिष्कार तथा आदर्श की स्थापना। पौराणिक विषयों तथा श्री राम और कृष्ण की लीलाओं पर लिखे नाटकों का उद्देश्य जो हम भूल चुके हैं संस्कृति उसका स्मरण करा। ऐतिहासिक नाटकों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय महापुरुषों के गौरव की याद दिलाकर जन जीवन में आत्मगौरव की भावना को जगाना। सामाजिक व्यंग्यात्मक नाटकों द्वारा कुरीतियों, पाखंड और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया गया। यही कारण है कि अनेक नाटकों में बाल विवाह, मेल विवाह, विधवा विवाह या स्त्रियों की दीन दशा, पर्दा प्रथा आदि के प्रश्न को उठाया गया। देश दुर्दशा संबंधी नाटक देश के कर्तव्य के लिए और राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया गया है। रोमानी प्रेम संबंधी नाटक उपदेश प्रधान होते हुए भी रीतिकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्ति का ही विस्तार है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन नाटकों के सर्जन के पीछे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का विशेष योग था। बंगला से माइकेल मधुसूदन दत्त के शर्मिष्ठा और पद्मावती का अनुवाद बाल कृष्णमूर्ति ने किया। लक्ष्मी नारायण चक्रवर्ती के नाटक नवाब सिराजुद्दौला का अनुवाद शिवरंजन त्रिपाठी ने किया। ब्रह्मानंदन सहाय ने सप्तम प्रतिभा और फुलावर का अनुवाद किया। जोसेफ एडिसन के केटो नाटक का अनुवाद तोताराम ने केटो वृत्तांत नाम से किया। अंग्रेजी से शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, एज यू लाइक, रोमियो एंड जूलियट के अनुवाद किए गए। जोसेफ एडिसन के केटो नाटक का अनुवाद तोताराम ने केटो वृत्तांत नाम से किया। प्रचुर मात्रा में अनुवादों ने हिंदी नाटक को विषय और शिल्प की विविधता से संपन्न किया। साथ ही बाद के हिंदी नाटककारों पर इन अनुवादों का प्रभाव भी कम नहीं पड़ा, क्योंकि जो चलन भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से चल चुका था वो आगे तक चलता रहा। उन्होंने जो एक उनका नाटक मुझे बड़ा पसंद है, अंधेर नगरी चौपट राजा, उसमें उन्होंने राजा पर प्रहार किया। उससे मतलब ये नहीं था कि उस समय के राजा मतलब अंग्रेजों पर तीखा प्रहार किया, उनकी शासन व्यवस्था पर प्रहार किया। उस समय जो ऐतिहासिक नाटक लिखने का एक चलन सा बन गया है, उस स्थिति में उन्होंने तत्कालीन समाज को अपने नाटक के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखा। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक पर हम चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि भारतेंदु युगीन नाटक आप लोगों को भली भांति समझ में आ गए होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।